दोस्तों, पिक्चर के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, चाहे वो आपकी अपनी हो या किसी और की हो। अरे मज़ाक कर रहा हूँ, गलत मत समझना। मतलब ये है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हमारे पासपोर्ट, हमारे आईडी कार्ड तक हमें पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर 50-60 पिक्चर्स ले लें, तो उनमें से 1-2 सही निकल आते हैं। बाकी में कुछ न कुछ हमें काम करना होता है। लेकिन 50-60 पिक्चर लेना कोई छोटी बात है क्या? और बाज़-औक़ात हम एक स्पेशल मोमेंट पर, एक ख़ास मौका पर बहुत सारे तस्वीर पिक्स क्लिक करते हैं। लेकिन उनमें से 1-2 हमारे जो पिक्चर्स होते हैं, वो सही निकल आते हैं और बाकी आप समझदार हैं। तो आज ये वीडियो ख़ासकर उन आशिकों के लिए है। अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है, जो पिक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और वो हर रोज़ कुछ न कुछ क्लिक करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक नॉर्मल क्वालिटी पिक्चर को एक प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर में तब्दील करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल में लेने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप को और साथ साथ कैमरा रॉ को। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या भला है, हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल क्या है, ये तो आज की वीडियो है ना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हरगिज़ ये नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। ये है स्क्रीन पर एक पिक्चर। अब मैं 3 तक काउंट करूँगा और ये पिक्चर ऑटोमेटिक प्रोफेशनल लुकिंग में आ जाएगी। 1 2 3। देखा ना आपने? ये है जादू। लेकिन भाई ये चुटकियों में नहीं होता। ये पूरा मैंने प्रोसेस किया है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर लगाई है, ताकि आपको कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए कि हम इस तरह इमेज को कन्वर्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अच्छा जी, वेलकम बैक। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे एडोबी कैमरा रॉ। तो आप अपना जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हो वो आप खोलिए और लिखिए एडोबी कैमरा रॉ। मैंने सर्च किया एडोबी कैमरा रॉ और चूंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पर आ चुका है एडोबी कैमरा रॉ प्लग इन इंस्टॉलर एडोबी सपोर्ट। जो पहले वाला लिंक है एडोबी का, जो अपना वेबसाइट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और बिल्कुल एडोबी के ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड करें। तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा रॉ इंस्टॉलर और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड लेटेस्ट कैमरा रॉ फॉर विंडोज़ और यहाँ पर है मैक। तो मैं चूँकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं विंडोज़ के लिए करूँगा और जो मैक सिस्टम और इस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो मैक वाला डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर अब कैमरा रॉ जो नया वर्जन चल रहा है वो 15.1 समथिंग, और ये कुछ पुराने वर्जन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं 14.5, इसी तरह 13.1। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडर है, आप जो भी डाउनलोडर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये तकरीबन 786.9 MB की फ़ाइल है और जैसे ही आप स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड शुरू हो गया है यहाँ पर। इट विल टेक टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। सो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी है। इसके बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो एडोबी कैमरा रॉ इंस्टॉलर है वो ये वाला है 13.1 वाला। चूँकि मैंने 2022 के स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, तो उसी टाइम तकरीबन ये चल रहा था ये वर्जन, और इसके बाद मैंने अपडेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई साहब मेरे पास स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और इसी वजह से मैंने एडोबी का 2023 का जो नया वर्जन है वो भी इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल कम है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2022 और 2021 वाला वर्जन।
अब उनमें भी कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ फ़ीचर्स उनमें भी है, चूँकि मैं अभी उन फ़ीचर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। सो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपना डाउनलोड का फ़ोल्डर खोलिए और वहाँ से आप अपना कैमरा रॉ इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद आपने जाना है अपने एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करना है आपने, जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, एडोबी फ़ोटोशॉप 2020 या 2021 एट सेम। तो आप देख सकते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप मेरा कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब हम जाएंगे वापस से अपने ब्राउज़र में और यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स, एक या दो जितने भी हैं, हम डाउनलोड करेंगे। आ, अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एडोबी कैमरा रा जो है ये ख़ासकर रॉ फॉर्मेट वाले पिक्चर्स के लिए है। अब रॉ फॉर्मेट क्या है मैं आपको डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना आपके समझाने के लिए मैं बताऊं कि जब मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे, हर शख्स के पास नहीं थे, तकरीबन 20-25 साल पहले, तो फ़ोटोग्राफी के लिए कैमरास इस्तेमाल होते थे। मुझे अभी भी याद है हमने एक कैमरा लिया था याशिका का, जो कि उसमें रील्स हम डलवाते थे, इसके बाद उसमें सेल डालते थे दो, फिर जब हम पिक्चर क्लिक करते थे तो उसके बाद हम उसे लैब में ले जाते थे और वो रील्स निकालते थे और फिर उस रील्स को वो नेगेटिव कहते थे और हम अपनी ज़ुबान में उसको नेगेट कहते थे, नेगेट। तो उस रील्स वाली पिक्चर्स में ये कमाल थी कि हम एक्सपोजर और कंट्रास्ट, ब्राइटनेस जो भी हो हम अपने हिसाब से रख सकते थे। लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं और स्मार्टफोन्स ने कैमरे की जगह ले ली है, तो अब स्मार्टफोन्स में वो रॉ फॉर्मेट वाला ऑप्शन तो नहीं है। आमतौर पर हर स्मार्टफोन में जो पिक्चर फॉर्मेट होता है वो होता है जेपीजी या जेपीईजी। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका मतलब है ये कंप्रेस्ड इमेज होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रॉ पिक्चर्स या रॉ फॉर्मेट क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम जेपीजी यानी जो इमेज हमने अपने मोबाइल फ़ोन से लिया हो उसको भी एडोबी कैमरा रॉ में एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स सर्च सम पिक्चर्स। तो यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ रॉ पिक्चर्स फॉर एडिटिंग। मैंने सर्च किया और यहाँ पर मैं पहले वाले पर क्लिक करूँगा। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ से जो भी पिक्चर मुझे पसंद आए मैं उसे चूज़ करूँगा। मैं कोई अच्छा सा इमेज ढूंढ लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये पिक आई थिंक इट विल बेटर फॉर आवर एडिटिंग। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये 24.7 MB पिक है। अब आप सोचेंगे कि यार इतने MB में तो हमारा एक शॉर्ट वीडियो भी बन सकती है। जी हाँ, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये रॉ फॉर्मेट में है, यानी जिस तरह क्लिक किया गया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। इसमें डिटेल्स बहुत सारे हैं। इसको अगर हम जितनी भी बड़ी स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर या फ्लेक्स पर जितना भी हम इसको रिसाइज़ करें, इसको छेड़े, ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा बनिस्बत हमारे स्मार्टफोन्स या जेपीजी जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके। तो दैट्स वाई द रॉ फॉर्मेट इज़ बेटर। अब यहाँ से मैं इसे फोल्डर में शो करूँगा, शो इन फोल्डर। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड के फ़ोल्डर को ओपन किया है, मैं आ चुका हूँ। और अब एडोबे फ़ोटोशॉप में अपने रॉ फाइल को ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो वैसे भी ये खुल जाएगा।
इट विल टेक सम टाइम। एंड भाई साहब एक और बात कि यार मेरे पास 16 GB अब रैम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, यानी इतना भी लाइट नहीं है कि आप इसको 2 GB या 4 GB पर चलाएं। चल सकता है, मैंने तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन चलेगा। लेकिन भाई साहब कैसे चलेगा वो आप ख़ुद देख सकेंगे पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक ज़ूम इन और ज़ूम आउट का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही मैं माउस की लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इसको लेफ़्ट की तरफ घुमाऊंगा, माउस को ले जाऊंगा तो ये ज़ूम आउट होगा, और राइट की तरफ ले आऊँगा तो ये ज़ूम इन होगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा बटन को नहीं। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर। और जिस जिस जगह पर मैं इसको ज़ूम करना चाहूँ तो उस जगह को मैं ज़ूम कर सकता हूँ। जैसे मैं ऊपर अब ज़ूम करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर इसकी लड़की की फ़ेस को ज़ूम करना चाहता हूँ तो मैंने फ़ेस को ज़ूम किया अभी। अब हम इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर इसमें है। अब अगर आप देखें तो पीछे इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पर जो ट्रीज़ हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा डार्क है। इसके अलावा जो हिल्स है, माउंटेन्स है, पहाड़ है, वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर हमने बहुत ज़्यादा जूम किया और हमें पिक्चर को अभी ऊपर नीचे करना है तो इसके लिए हम स्पेस बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारे पास हैंड टूल आ जाएगा और हम इसको जहाँ चाहे वहाँ पर मूव कर सकेंगे। फिर यहाँ पर प्रोफाइल में सबसे पहले कुछ रेडीमेड सेटिंग्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर हम अगर चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इसको नहीं चढ़ा है। मैं हमेशा एडोबी कलर को सेलेक्ट करके इस पर काम करता हूँ। अब अगर आप फर्स्ट टाइम एडोबी कैमरा रॉ को यूज़ करेंगे तो आपके पास ये बेसिक वाला जो विंडो है ये नहीं आएगा, मतलब ये खुला नहीं रहेगा। आपने ख़ुद बेसिक पर सबसे पहले आना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक में आ जाएंगे और बेसिक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर, टेंट वगैरह आ जाएंगे। अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर, चूँकि सूरज निकली हुई है तो टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, यानी इतना कोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको टेम्परेचर को लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाना शुरू कर दूँ तो आप देख सकोगे कि यार ये कितना कूल लगने लगा। अब इसका मतलब यह है कि अब ये पिक हमें सेंस दे रहा है विंटर का, और अगर मैं इसको अगेन राइट की तरफ घुमाना शुरू कर दूँ तो अब टेम्परेचर और भी बढ़ने लगा, और अब यह हमें ऑटोमेटिक सेंस दे रहा है किस चीज़ का, समर का। तो मैं टेम्परेचर को अपनी सेटिंग पर छोड़ दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो वाइट बैलेंस सब कुछ यहाँ पर कस्टम हो चुका है। अब हम इसको अगर रीसेट करना चाहे तो हम कैसे रीसेट कर सकते हैं? अगर हम आल्ट बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, आल्ट बटन, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक आ रहा है इसी वक्त, अब हम इसको आल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारे सेटिंग्स ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपने एडिटिंग में ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब टेंट अगर मैं ज़्यादा करूँ तो ये मैजेंटा और ग्रीन की तरफ हमारा जो कलर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मैं टेंट को थोड़ा बॉडी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब क्योंकि हम अगर हैंड को देखें जूम इन में, तो अगर हम टेंट को बहुत ज़्यादा कम कर दे तो हैंड यानी बॉडी के जो पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पीले पीले नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो चूँकि टेम्परेचर हमने कम कर दिया है, इसी वजह से हम बॉडी के कलर को भी साथ साथ थोड़ा कम करेंगे ताकि ये प्रोफेशनल लुक हमें दे। अब बात यह है कि लड़की का जो फेस है वो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम अब काम करेंगे, एक्सपोजर को हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो अब आप देख सकोगे
कि हमने एक्सपोजर बढ़ाई है तो लड़की का जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाए, हमें तो फेस को क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाए तो आप देख सकते हैं कि बादलों के जो पैटर्न है, जो बादल हमारे पिक्चर में है, वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये तो भाई नहीं चाहते ना, हम तो ये चाहते हैं कि पिक्चर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम एडिट करें। तो यहाँ पर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब कि हाई कलर और लो कलर टोन। तो अगर हम कंट्रास्ट को कम कर दे तो बादल जो हमारे पिक्चर में है वो थोड़े अच्छे लुक हमारे पास उनका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम हाइलाइट्स पर आ जाए तो अगर मैं हाइलाइट्स के पैनल को कम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू होगा। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो सूरज का बिल्कुल वो शेप जो है वो गायब हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स बेटर। एक और बात, अभी तक हमने जितनी एडिटिंग की, अगर हम देखना चाहते हैं कि यार हमारा ओरिजिनल पिक्चर और हमने अभी तक जितनी एडिटिंग की उसमें कितना डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह मैं इसको क्लिक करूँ तो हमारा ओरिजिनल इमेज ऐसा था और अब मैं इसको ऑफ करूँ तो हमारा इमेज ऐसा देखना शुरू हो गया है। तो इट मीन्स दैट वी हैव डन समथिंग। इसके बाद इस पिक्चर के मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सो वो है शेडोज़। लेट मी जूम इन। हम अगर यहाँ पर देखें इन दरख्तों को तो ये बहुत ज़्यादा डार्क डार्क नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब आप क्या करें, एक्सपोजर यहाँ से बढ़ा दीजिए तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मसला क्या है, अगेन मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि पीछे का जो बैकग्राउंड है, पीछे के जो सीन्स है वो तो गायब हो गए और हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सपोजर को अपनी जगह पर छोड़ देंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर। एक मरतबा अगेन इसको हम देखेंगे कि यार कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है। तो काफ़ी हद तक, इतना तो नहीं है लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हमने इसमें लाया है। अब मैं इन दरख्तों को जूम इन करूँगा और यहाँ से मैं शेडोज़ में आऊँगा और शेडोज़ को आगे ले जाऊँगा, शेडोज़ के पैनल्स को। अच्छा, तो जैसे ही मैं यहाँ से शेडोज़ को बढ़ाता जाऊँगा इस पैनल को, तो आप देखते जाओगे कि क्या हो रहा है। वाओ! तो अभी तक हमने जितना भी एडिटिंग किया वो इतना है कि हमारा पिक्चर पहले ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है। लेकिन इसमें मैं कुछ चेंजेस और करूँगा, जैसे यहाँ पर ये हो गए और टेंट को भी मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बॉडी कर रहा हूँ। लेकिन ये ख़्याल ज़रूर रखिएगा कि एकदम से आपने इन पैलेंस को इतना बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है, आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ये एक ख़ास हद तक काम करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे करेंगे इसको तो आपके पिक्चर में डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रैक्शन क्या है, मतलब आपका पिक्चर फटना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा निकल आ जाएंगे। तो धीरे धीरे बहुत छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर आप इसको घुमाते रहिए। अच्छा, अब वाइट्स को अगर मैं कम कर दूं तो पिक्चर में जितने भी वाइट एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो पिक्चर में जितने भी वाइट एरियाज है वो बहुत ज़्यादा लाइट होना यानी रोशन होना शुरू हो जाएगी। तो हम लाइट को अभी नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद अगर ब्लैक्स को मैं छेड़ दूँ तो बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है। अगर कम कर दूँ तो ब्लैक बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अगर ज़्यादा करूँ तो वाइट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो इसको भी इतना हम नहीं छेड़ेंगे। सो एक मरतबा मैं इसको जूम कर रहा हूँ और जूम में मैं देख रहा हूँ कि यार कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हमने इमेज में लाई है। इसके बाद हमारे पास जो है टेक्सचर क्लैरिटी एंड डिहेज।
टेक्सचर, क्लियरिटी और डिहेज है क्या? हम अगर इन दरख्तों को जूम करें तो आपको नज़र आएगा कि यार इन दरख्तों का अपना एक टेक्सचर है। लेकिन अगर मैं इस टेक्सचर को यहाँ से बहुत ज़्यादा कम कर दूँ तो ये बिल्कुल दरख्त लगेंगे ही नहीं। अब पहाड़ को या पूरे पिक्चर को अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो पूरे पिक्चर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये एक ब्लर ब्लर सा इमेज हमारा अब बन चुका है। तो टेक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है। अब हम अगर टेक्सचर को बढ़ा दें तो हमारा जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको हैंड टूल से अगर मैं इन दरख्तों को जूम करूं और टेक्सचर को मैं बढ़ा दूं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि अब ये दरख्त बिल्कुल ओरिजिनल दरख्त यानी बिल्कुल उनका जो टेक्सचर है वो क्लियर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमने बिल्कुल इस तरह नहीं घुमाना है कि हम 0 से डायरेक्टली 100 पर या -100 पर ये ले आए। तो हम थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है यहाँ से इम्प्रूव करेंगे और अब ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट पिक्चर में आ चुका है। सो क्लियरिटी अगेन वही बात कि पिक्चर कितना क्लियर हम चाहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें क्लियरिटी को तो हमारा पिक्चर थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। डिहेज अब अगेन मैं अगर डिहेजिंग कम कर दूं तो पिक्चर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो पिक्चर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा फ़िलहाल। आई थिंक इतना ठीक है। दूसरी बात यह है कि हर पिक्चर के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपने चुनने होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पिक्चर इसी फॉर्मेट में होगा। हर पिक्चर का एक्सपोजर, लाइट या जो भी हो वो सेम रहेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। बस मैं आपको सिर्फ अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जो हमने एडिटिंग की है, जो चेंजिंग की है, वो इतनी है बस कि हमने थोड़ा सा इस एरिया को हमने कवर किया और आई थिंक ओवरऑल हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है। अच्छा, मैंने अपने लैपटॉप को प्लग इन कर दिया है। तो अगेन मैं माज़रत चाहता हूँ अगर इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्लियर आवाज़ पहुँचा सकूँ। सो अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। अब ये दोनों अगर हम वाइब्रेंस को बढ़ाते जाए तो ये हमारा जो पिक्चर ये येलो सा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने इमेज को बेहतर लुक दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इमेज के बैकग्राउंड में सूरज है। तो अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा दे तो हमारा पिक्चर अच्छा हो सकता है। इससे ज़रूरी नहीं है अगेन कि हम बिल्कुल ऐसा ही सेटिंग करें, लेकिन हाँ ये अच्छी दिखती है हमारी पिक्चर। इसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सैचुरेशन को अगर मैं ज़्यादा करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीला हो गया। मैं नहीं चाहता, और अगर मैं बहुत ज़्यादा कम करूँ तो ये बिल्कुल ग्रे स्केल हो जाएगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता। तो सैचुरेशन को मैं बिल्कुल नॉर्मल 0 पर रखूँगा। अगर हम किसी पार्टिकुलर कलर को चेंज करना चाहे तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस लड़की के ड्रेस में मैं यहाँ से पिंक या जो भी कलर हो उसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा कलर मिक्सर पर, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे कलर्स है। जैसे यहाँ पर लिखा है एडजस्ट कलर या HSL। अब ये HSL क्या है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। लेकिन हम कलर पर काम करेंगे तो हम अगर पार्टिकुलर कलर को चेंज करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेजेंटाज ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मेजेंटा लिया है, और अब अगर मैं मेजेंटा कलर के ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस या लाइटनेस को मैं कम या ज़्यादा करूँ तो आप देखिए कि क्या होता है। लेट्स चेंज द ह्यू।
तो अब मैंने मेजेंटा कलर सेलेक्ट किया है और अब मैं इस मेजेंटा कलर की ह्यू और सेचुरेशन को कम और ज़्यादा कर रहा हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब कोई ख़ास फ़र्क तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तब्दील हो रहा है। अब और भी डार्क हो गया, और अगर मैं लुमिनेंस या लाइटनेस इसकी ज़्यादा करूँ या कम करूँ, जो है डार्क होगा, और ज़्यादा करूँ तो ये लाइट होगा। तो मैं अब इसको अगर जूम आउट करूँ और मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ जो आई का आइकन दिया गया है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसकी वजह से, मेजेंटा सिलेक्शन की वजह से हमारे पिक्चर में इतना डिफरेंस आ चुका है। आप देख सकते हैं। मैं अगर इसको जूम इन करूँ और ऐसा करूँ, तो अब अगर मैं इस आई आइकन पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ऑरेंज कलर या येलो कलर ले लूँ, तो इसको अगर अब मैं चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर के बैकग्राउंड में जो कलर था, जो कि सन की लाइट थी, सूरज की रोशनी, वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कम करूँ तो सूरज की जो रोशनी थी वो येलो लाइट थी, इसलिए वो पिंक की तरफ जाना शुरू हो गई। अब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो डेफिनेटली वही होगा, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अगेन अगर मुझे इन सारे चेंजेस को फिर से रीसेट करना है तो मैं आल बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो रीसेट कलर मिक्सर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जितने भी चेंजेस हमने कलर के मुताबिक किए हैं, कलर मिक्सर के मुताबिक, वो रीसेट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमने अपने इमेज को यहाँ से यहाँ तक एडिट किया है। आई थिंक इट इज़ मच बेटर एंड उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है आप किस ऑप्शन को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं और कितना फ़ायदा लेते हैं। इट्स ऑल टू यू, बट मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको इतना समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर छोड़ दीजिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इतनी नहीं है जितनी आपको नज़र आ रही है। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, हमने इसको एडिट किया है, फिर इसको रेंडर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बिल्कुल नहीं बनता, बहुत सारे लाइक बनते हैं यार। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।